हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन रणथंबोर क्लासेस। हम लोग सोम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सोम के 2 लेक्चर हो चुके थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, और ये तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेस के बारे स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सोम के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए। अब हम बात कर रहे हैं वापस स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ को वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। स्ट्रेस को वापस लेकर चलूँगा मैं, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि स्ट्रेस का फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, वो पढ़कर फिर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंथ की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखेंगे। आज बेसिक पढ़ेंगे क्या क्या, मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को। देखो एक बार और चीज़ क्लियर कर देते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें देखा कि सोम कैसा सब्जेक्ट है, बेसिक कहाँ कैसे कैसे स्ट्रक्चर आते हैं, कैसे कैसे इसमें कौन से फॉर्मूले हैं, एनालिसिस का सब्जेक्ट है अपने पास में, या फिर कौन से सब्जेक्ट इससे इंटर रिलेटेड होते हैं, सारा डिस्कस कर लिया था। उसके बाद सेकेंड हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टीज देख ली थी, जिसमें हमने हार्डनेस, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, फटीग, क्रीप, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, अनआइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक, और ये ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज देख ली थी और उनको थोड़ा अच्छे से समझ लिया था। अब हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ से। तो बेसिक हम लोग अभी पहले स्ट्रेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद स्ट्रेंथ को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेस की। देखो स्ट्रेस सबसे पहले अगर क्या होता है कि आप जब भी किसी बॉडी पे लोड लगाते हो तो बॉडी मूव हो या ना हो, वो बॉडी की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। जैसे मैं मान लो अगर इस वॉल को पुश कर रहा हूँ, इस बोर्ड को पुश कर रहा हूँ, तो पीछे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये एक रिएक्शन दे रहा है मेरे को, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मान लो अगर यहीं मैं अगर किसी जेसीबी से या किसी बहुत सारा हमर से फोर्स लगूँ, तो अपने पास में क्या हो जाएगा कि ठीक है, ये मूव हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर जब तक इसका स्ट्रेस होगा, जब तक इसकी स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। मतलब ये हुआ कि अगर जब तक इसका स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस होगा तब तक ये उसको रेजिस्ट करती रहेगी। और जैसे ही मैं अगर मान लो इसको किसी हैमर से पुल कर रहा हूँ, हैमर से मार रहा हूँ, तो ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसकी अब मेरी स्ट्रेंथ इस वॉल की स्ट्रेंथ से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो स्ट्रेस क्या हुआ बेसिक कि किसी भी बॉडी का स्ट्रेस इंटरनल क्वांटिटी, ठीक है। सबसे पहले मैं स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज क्या हो जाएगा, जैसे मैं इस फोर्स लगा रहा हूँ 1 किलोमीटर लगा रहा हूँ और इसी एरिया से लगा रहा हूँ, तो स्ट्रेस प्रेशर क्या हो गया आपका कि ये जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ अपॉन ये एरिया, ये प्रेशर हो गया। अब वो जितना फोर्स लगा रहा है अपॉन ये एरिया क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। मतलब स्ट्रेस को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, ठीक है। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा, दैट एरिया ऑन विच एक्टिंग फोर्स, एक्टिंग स्ट्रेस, जो आपका रेजिस्टेंस जिस एरिया पे रेजिस्टेंस कर रहा है उसको बोलेंगे यूनिट एरिया, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर्मूला वाइज लिखूं तो स्ट्रेस को डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। हम लोगों ने पहले भी देखा था, डिनोटेड बाय सिग्मा। अब मैं अगर सिग्मा का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू आई आर एफ क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया। अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से, थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं कि कैसे फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ। सिंपल समझो आप लोग कि एक बार वापस देख लो, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा। और एक दो प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी और क्या हो जाएगी, इट इज ए टेंस्योर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, टेंस्योर क्वांटिटी, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी का क्या मतलब हो गया कि जिसमें डायरेक्शन होती है लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। दूसरा मैं इसको डिफाइन करूं तो आप इसको बोल सकते हो कि ये किसका रिएक्शन है, ये प्रेशर का रिएक्शन है। दूसरा मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि ये कैसी क्वांटिटी है, इंटरनल क्वांटिटी है। बाकी हम जब नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, जब प्रेशर को और स्ट्रेस को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हम इसको अच्छे से ज़्यादा समझ लेंगे। अब देखो मैं ये जो बता रहा हूँ ये किसका आंसर है, वैसे क्वेश्चन क्या पुट होगा कि एक्सप्लेन स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, तब आप लोगों को ये सारा डिफाइन करना, ठीक है। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा, जिस एरिया पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, जिस एरिया पे वापस स्ट्रेस लग रहा है उस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कोई भी रोड है, कोई भी बार है मेरे पास में, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, कैसा भी क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकता है। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, मैंने उस दिन बताया था लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ पर होगा, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इसका ये कोई एक्सिस है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो यहाँ पे लोड लगेगा वो किस एरिया पर लगेगा, इस एरिया पर लगेगा। अगर इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, अगर मैं विड्थ डी बी मान लेता हूँ और डेप्थ डी मान लेता हूँ, तो बी इंटू डी क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। इस पर वो फोर्स लगेगा, इस पर वो स्ट्रेस करेगा, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रेस में लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा, इसका स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी अपॉन ए। पी क्यों हुआ, अब देखो
P है एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन मैं इसको इंटरनल फोर्स क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, अब प्रेशर का फॉर्मूला भी यही होगा। अगर आप प्रेशर का फॉर्मूला लिखोगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन ए। अगर आप F से डिनोट करोगे तो P इक्वल टू F अपॉन ए हो जाएगा। अब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स को P क्यों मान रहा हूँ, सिंपल सोचो, क्योंकि ये एक थ्योरी है, ये एक एजम्पशन ऐसा है कि जितना मैं प्रेशर लगाऊंगा उसी की सेम वैल्यू में उसका रिएक्शन आएगा। जब तक इसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी, मान लो इसकी स्ट्रेंथ है 2000 किलो न्यूटन, तो मैं अगर 900 किलो न्यूटन का प्रेशर लगाऊंगा तो उतना वो रिएक्ट कर लेगा, लेकिन अगर 2500 का लगाऊंगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम 2000 तक ये आपका रिएक्ट कर सकता है। समझ गए बात को, वो क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गई उसकी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं स्ट्रेस का फॉर्मूला, देखते हैं एक फॉर्मूला की कैसे डेवलप होता है। ये पढ़ लिया, ये एक बार वापस देख लो। रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया डिनोटेड बाय सिग्मा, एंड सिग्मा इक्वल टू IRF। IRF मतलब IRF स्टैंड फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, और दूसरी इसकी यूनिट लिखनी हो, पहले भी हमने डिस्कस की थी। यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, एरिया का mm स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन को आप किलो न्यूटन लिख सकते हो, mm को mm स्क्वायर, पास्कल भी लिख सकते हैं, अभी और बात कर लेंगे, ठीक। टेंसर क्वांटिटी है और इंटरनल क्वांटिटी है। प्रेशर कैसी है, प्रेशर एक्सटर्नल क्वांटिटी है, और स्ट्रेस कैसा है, इंटरनल क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा भी है। अब इसकी और प्रॉपर्टीज आप लोगों को लिखनी चाहो, और प्रॉपर्टीज, अगर और प्रॉपर्टीज आपको लिखना है एक बार साथ में लिख लेते हैं, एक साथ में अगर आप लोग लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किलोग्राम फोर्स अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहाँ से आता है, क्योंकि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, किलोग्राम फोर्स होता है, ठीक है। और इसको मैं पास्कल भी लिख सकता हूँ, आप पास्कल से भी डिनोट कर सकते हो। पास्कल इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। MPa लिख सकता हूँ, मेगा पास्कल। GPa लिख सकता हूँ, गीगा पास्कल। मतलब ये एक दूसरे से क्या कन्वर्जन होते रहते हैं। अगर न्यूटन, इसको इसमें किसी को भाई आपस इंटरचेंज कर सकता हूँ मैं। पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा पास्कल, अब ये और ये यूनिट सेम होती है, आप करके देखोगे तो MPa इज इक्वल टू न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि mm स्क्वायर को जब मीटर में चेंज करूँगा 10⁶ ऊपर चली जाएगी, -6 ऊपर जाएगी, 10⁶ हो जाएगी, और 10⁶ क्या हो जाएगा, मेगा। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू MPa, दोनों लिखा हुआ मिलता है। आगे न्यूमेरिकल करेंगे तब देखेंगे। दूसरा, आप इसमें एक और चीज़ लिख सकते हो कि स्ट्रेस क्या है, कि आप मेजर नहीं कर सकते। ये कैसी है, मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इट कैन नॉट बी मेजर। मेजर क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि मुझे फिक्स उसकी मैक्सिमम वैल्यू को पता नहीं है, और जब मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो स्ट्रेस नहीं होगा, फिर वो स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो अब मैंने इस पे मान लो 5 किलो न्यूटन लगाया, तब ये 5 किलो न्यूटन को रजिस्ट कर रहा है। 10 किलो न्यूटन लगाया तो 10 किलो को रजिस्ट कर रहा है, मतलब मेरे को फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इट कैन नॉट बी मेजर्ड। लेकिन प्रेशर में क्या होता है कि वो एक्सटर्नल क्वांटिटी होती है, और मुझे पता होता है कि मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो प्रेशर है। लेकिन स्ट्रेस की फिक्स, ये कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, ठीक है, मेजर्ड डायरेक्टली। ये आपका डिफरेंस हो गया, ठीक है। स्ट्रेस की हमने काफी प्रॉपर्टी देख ली, फॉर्मूला देख ली। अब एक स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कैसे जनरेट कैसे होता है, फॉर्मूला कैसे होता है, ठीक है। कंसीडर करते हैं सिंपल। सपोज कि अपने पास में कोई भी एक फिक्स्ड एंड है इधर, और इधर कोई रोड है, कोई बार है, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, और इधर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ P, कोई लोड लगाया मैंने, P फोर्स लगाया। अब होगा क्या, मैं इस एंड को फ्री करता हूँ, या कहीं से एक सेक्शन काट के देखता हूँ मैं। ये एरिया कैसा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैं बना देता हूँ यहाँ पर। इसकी जो विड्थ है वो B है, और इसकी जो डेप्थ है वो D है, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरिया मान लेता हूँ, सर्कुलर होता तो क्या हो जाता, सर्कुलर में डायमीटर हो जाता, ये हो जाता, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे एक सेक्शन मान लेता हूँ, एक सेक्शन। अब मैं यहाँ से काट कर देखता हूँ इसको, ठीक है। अब काटा तब क्या होगा, P लोड लग रहा है। अब अगर P का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तब ये इधर मूव कर जाता। मतलब अगर मैं किसी बॉडी को 5 किलो न्यूटन लगा रहा हूँ, अगर वो इधर मूव हो रही है मेरी और आ रही है, तब उसका मतलब उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, उसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, लेकिन बॉडी फिक्स है। तब अपने पास में अगर इस इधर वाला पार्ट देखूंगा तो इधर से आपका लोड लगेगा, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे इसको रेजिस्ट करेगा। हर पॉइंट पे क्या करेगा, कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई लोड रजिस्ट करेगा। मैं इसको मान लेता हूँ F1 है, इसको मान लेता हूँ F2 है, इसको मान लेता हूँ F3 है, F4 है, F5 है। अब इन सब की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, P के इक्वल होनी चाहिए, तभी तो आप रजिस्ट कर पाएगा। अगर P से लेस देन होगा तो बॉडी आपकी इधर हो जाएगी। और स्ट्रेस में P की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कब होगी, जब आप इसको P की वैल्यू, मान लो P की वैल्यू अभी यहाँ पर 10 किलो न्यूटन है, तब इनके सारे F की वैल्यू भी क्या होती, 10 किलो न्यूटन होगी। अगर P की वैल्यू 15 किलो न्यूटन होगी, तब उनकी भी वैल्यू क्या होगी, 15 किलो न्यूटन होगी। इसीलिए मैंने लिखा था कि स्ट्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, क्योंकि स्ट्रेस के पास में डायरेक्टली मेजर करने का मेरे पास में कोई सोर्स नहीं है। तब हम लोगों को, मतलब अगर इसका मैं डिफाइन करूँ, तब यहाँ पे किसी हर एक यूनिट पर, हर एक पॉइंट पर क्या कोई फोर्स लगेगा, F फोर्स लगेगा। मतलब कितना हो गया टोटल फोर्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ, अगर F लिखूँ तो F किसके इक्वल हो जाएगा, F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5।
आपका अगर 5 पॉइंट माने 5 पॉइंट कंसीडर किए तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? एक मैं रिजल्टेंट फोर्स मान लेता हूँ कि भाई आपका इसका F के इक्वल है। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? देखो एक अपने पास में सिस्टम है, वहाँ पे क्या लगा रखा है, यहाँ पे मैंने फिक्स एंड लगा रखा है, इधर से मैं कोई बार है, बार पे मैं पी लोड टेंसाइल लोड एक्टिव करवा रहा हूँ। तब क्या होगा कि यहाँ पे मैं कोई सेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ और इस सेक्शन को कंसीडर करके बीच में से ऐसे इस हिसाब से, जैसे अगर डस्टर है मान लो ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे लोड लग रहा है। अब इसको मैंने यहाँ से काट कर तोड़ के देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा। जब पी लोड यहाँ से लग रहा था तो यहाँ से इसको रजिस्ट करने वाला कुछ ना कुछ चाहिए। अगर रजिस्ट नहीं करता, जैसे इसको मैं ऐसे खींच रहा हूँ तो कोई रजिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा है कि ये इधर आ जा रहा है। ठीक है, समझ गए बात को? क्योंकि इसकी स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जो मैं खींच रहा हूँ उस लोड की, उस स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तब वो मूव हो जा रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात है, अब अपने पास में यहाँ F1 F2 F3 ऐसे नंबर ऑफ एन पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे कि 5 पॉइंट तो मैंने कंसीडर कर लिए, ऐसे बहुत पॉइंट हो सकते हैं, प्लस 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 FN तक जाएंगे। अब हर पॉइंट पे क्या ना यूनिट एरिया होगा, क्या होगा? यूनिट एरिया होगा, मतलब 1 mm स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट एरिया होगा। मतलब मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ और सबकी क्या कर लेता हूँ, वैल्यू सेम कंसीडर कर लेता हूँ कि भाई रजिस्ट, इसको जितना रजिस्ट ये करेगा उतना ये रजिस्ट करेगा, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं इसको NF लिख सकता हूँ, NF। अब ये जो F कैलकुलेट किया मैंने रिजल्टेंट वाला, ये किसके इक्वल हुआ? आपका ये जो F कैलकुलेट जो मैं कर रहा हूँ कैलकुलेट, वो किसके इक्वल है? इसको मैं स्मॉल f कंसीडर कर लेता हूँ, दोनों साइड सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? क्योंकि देखो समझो बात को, ये P लोड लग रहा था, यहाँ पे आपका F लग रहा था। अब P लोड की जितनी वैल्यू होगी ना, F की वैल्यू फिक्स है उतनी होगी, जब तक इतनी इसकी स्ट्रेंथ होगी। अगर इसकी स्ट्रेंथ 1000 किलो न्यूटन है और मैंने 1500 लगा दिया ना, तो ये ब्रेक हो जाएगा, तब तो स्ट्रेस काम ही नहीं आएगा। लेकिन अगर 1000 से नीचे कितना भी लगेगा ना, तो P की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, मतलब F उतना ही लगेगा जितना P लगेगा। समझ गए बात को? तब अपने पास में NF, अब N क्या है अपने पास में? अगर मैं यहाँ से टोटल डिफाइन करूँ, N क्या हो जाएगा कि 1 न्यूटन है, यहाँ पे 1 mm स्क्वायर है, यहाँ पे 1 mm स्क्वायर है, वहाँ पे 1 mm, हर पॉइंट पे, जैसे मान लो ये क्रॉस सेक्शन है तो हर पॉइंट पे 1 1 1 1 1 एरिया लगेगा, तो टोटल 1 NF के N किसके इक्वल हो जाएगा? अगर टोटल कंसीडर करूंगा मैं आपके पास में, N किसके इक्वल हो जाएगा? A के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि N है एक यूनिट एरिया का। मान लो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, 1 था, सब पॉइंट में मैंने 1 1 1 1 एरिया को कंसीडर कर लिया, उनको क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब अपने पास में इक्वल टू क्या हो गया? एरिया, टोटल एरिया आ गया। अब मैं इसको पुट कर सकता हूँ। अब मैंने क्या बोला कि ये P किसके इक्वल होगा? F के इक्वल। तब अपने पास में फॉर्मूला क्या हो गया? आपके पास में फॉर्मूला होगा P इक्वल टू N की जगह A लिख दिया, F लिख दिया। तब आपका स्ट्रेस किसके इक्वल हुआ? स्ट्रेस आपका हुआ F इक्वल टू P अपॉन A के। ये इसी को बोलते हैं स्ट्रेस। आपका इसको डिनोट लास्ट में क्या कर लूँगा, सिग्मा इक्वल टू P अपॉन A। ये होगा, यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, जनरेट हो जाता है। वापस समझना इसको, स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट किया मैंने। स्ट्रेस अपने पास में F अपॉन A था, F अपॉन N की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा धीरे धीरे, तो अपने पास में क्या हो जाएगा कि एक N की जगह 1 न्यूटन है, 1 mm स्क्वायर, फिर 1 mm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर, सारों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। और वो N किसके इक्वल होगा? आपका टोटल एरिया का। और टोटल एरिया का जब मैं N की जगह A पुट कर दूंगा तो अपने पास में सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा? P अपॉन A। सिग्मा से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं, क्योंकि दोनों साइड क्या हो जाता है, F हो जाता है। तो F की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, सिग्मा से डिनोट कर लेते हैं। ये स्ट्रेस का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। वापस समझना एक बार, आपने लोड लगाया, हर पॉइंट पे क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, हर पॉइंट पर इसका रिएक्शन फोर्स होगा, रिएक्टिव फोर्स होगा, F1 F2 F3 Fn तक जाएगा। जब इसको सबको ऐड कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा। N क्या है कि इसके सारे पॉइंट्स का नंबर का कितने पॉइंट्स है। अगर 5 पॉइंट है तो 5 mm स्क्वायर, अगर 6 पॉइंट है तो 6 mm स्क्वायर, तो टोटल क्या है वो एरिया है। तो N की जगह A से रिप्लेस कर दूंगा और अपने पास में स्ट्रेस का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ से फॉर्मूला स्ट्रेस का डेवलप होता है। तो स्ट्रेस को पढ़ लिया हमने। अब स्ट्रेस के टाइप देख लेते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या है। देखो, टाइप पढ़ने से पहले हम इसके बेसिस पे देख लेते हैं, किस किस बेसिस पे स्ट्रेस को हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका पहले मैं ले लेता हूँ बेस्ड ऑन, पहले लिख लेते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस हमने वैसे पढ़ लिया, अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो फर्स्ट हम किस पे पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फोर्स। सेकंड हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ फोर्स। थर्ड हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन एरिया। ये क्या होगा, ये शायद तुम पहली बार पढ़ रहे होंगे,
तो सुनो इसको कैसे डिपेंड कर रखा है, ठीक है। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फोर्स का क्या मतलब हुआ, इसके दो टाइप हो जाएंगे, कौन से कॉम्प्रेसिव एंड टेंसाइल। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ फोर्स के भी दो टाइप हो जाएंगे, कौन से, एक हो जाएगा आपका नॉर्मल, एक हो जाएगा आपका शियर, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में क्या हो जाएगा, एरिया पे क्या हो जाएगा, एरिया, ये सारे नाम लिखवाए मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को। फर्स्ट हो जाएगा एक एक्चुअल स्ट्रेस, जिसको ट्रू स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, एक्चुअल, और सेकंड हो जाएगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस। अब देखो कैसे टाइप ऑफ स्ट्रेस को कैसे क्लासिफाइड किया मैंने, बेस्ड ऑन, सबसे पहले बेस्ड ऑन क्या पढ़ लिया, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फोर्स, सेकंड पढ़ेंगे बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ फोर्स, थर्ड पढ़ेंगे बेस्ड ऑन एरिया। फर्स्ट वाले में कंप्रेसिव टेंसाइल, अगर लोड कंप्रेसिव होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा, टेंसाइल लोड होगा टेंसाइल हो जाएगा, नॉर्मल एंड शियर। अभी देख लेते हैं एक बार और, ठीक है, 1 बाय 1 देख लेते हैं, बहुत जल्दी समझ लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, फर्स्ट टेंसाइल, टेंसाइल में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी बॉडी है, इस पर आपका लोड कैसे लगेगा, टेंसाइल लगेगा, बस ये टेंसाइल हो गया। टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/A, सिग्मा टी लिख देता हूँ मैं, टी से डिनोट कर देता हूँ, यानी टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा आपके पास में क्या होगा, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव में क्या होगा, आपका जो बॉडी होगी उस पर कंप्रेस लोड लगेगा, P इधर से P इधर से, तो सिग्मा सी की वैल्यू क्या होगी, P/A, बस सिंपल, सेम फॉर्मूला सेम है आपका। वहाँ पे टेंसाइल लोड लग रहा था इसलिए टेंसाइल स्ट्रेस है, यहाँ पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ठीक है, ऐसे हो गया। नेक्स्ट आप हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ फोर्स। पोजीशन ऑफ फोर्स में क्या पढ़ेंगे, एक होता है देखो आपका, जैसे बॉडी है, इसका नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, मान लो नॉर्मल इस साइड से लगा रहा हूँ मैं, 3D में कोई भी अपना क्यूब है उसमें नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है यहाँ से, तब आपका उसका नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब सिग्मा एन से डिनोट कर लेता हूँ, P/4। जो स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला वो हमेशा यही रहने वाला है, लोड अपॉन एरिया। लोड अपॉन एरिया की जगह मैं क्या बोलूँगा, रेजिस्टिंग लोड अपॉन एरिया, क्योंकि लोड अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर का हो जाता है, मैं यहाँ पे डिनोट करूँगा P/A मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये आपका हो गया इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया। शियर में क्या होगा, देखो शियर का एक सिंपल समझना, अपने पास मान लो यहाँ पे ये कैसा है, ये नॉर्मल है, कैसा है ये, फर्स्ट वाला नॉर्मल, सेकंड आपका कौन सा, शियर। शियर का समझना, ये लोहे की मान लो कोई भी आयरन की प्लेट है और इधर दूसरी मैंने इसके ऊपर आयरन की प्लेट लगी, अब मेरे को इसको जोड़ने के लिए क्या बोल्ट चाहिए या रिवेट चाहिए, वेल्डिंग करवानी होगी, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बोल्ट डाल रखे मैंने उस साइड, जो दूसरा आपका ऐसा होगा प्लेट, तब ये इधर प्लेट में इधर ऊपर मैंने क्या बोल्ट करवा दिया, बोल्ट कनेक्शन, इधर भी बोल्ट है और उसके साइड में जो आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है वो, मतलब अगर इसका दूसरा मैं प्लान ऊपर से बनाऊँ तो कैसे दिखेगा आपको, इस हिसाब से दिखेगा, मतलब ये नीचे वाली प्लेट हो गई और ये दूसरी वाली ऊपर वाली प्लेट जो इस पर ओवरलैप करेगी, ये ऐसा। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो तीन बोल्ट प्रोवाइड करवा रखे मैंने, अब इस पर लोड लगा रहा हूँ मैं P, इधर भी लोड लगा रहा हूँ P, मतलब इस साइड इसमें कैसे शो करूँगा, P और P। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इधर ये वाला और ये वाला इस हिसाब से आपस में मोशन कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे पे टेंजेंशियली एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है इस सरफेस के ऊपर, इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या हो रहा है, ये प्लेट है इस पर लोड लग रहा है, ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। शियर स्ट्रेस में क्या होगा कि आपस में स्लाइडिंग हो रही है, दोनों की जो सरफेस है उसके बीच में कोई स्ट्रेस जनरेट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग शियर स्ट्रेस, ठीक है। ये हो गया शियर स्ट्रेस का भी फॉर्मूला सिंपल होगा, बस डिनोट इसका अलग हो जाएगा, टो से डिनोट करते हैं, ठीक है। शियर फोर्स अपॉन एरिया, शियर फोर्स अपॉन एरिया, बस ये ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या करना, शियर स्ट्रेस में क्या लिखना, शियर फोर्स अपॉन एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया जिस पे लगेगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड टाइप अपने पास में कौन सा है, एक्चुअल एंड इंजीनियरिंग, मतलब बेस्ड ऑन एरिया, बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया भी लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन एरिया लिख देता हूँ, ठीक है, एरिया। अब समझना, मेरे पास में ये कोई भी बार है, कोई भी रोड है, इस पर मैंने टेंसाइल लोड लगा रहा हूँ, मान लो टेंसाइल P। अब होगा क्या कि जब टेंसाइल लोड लगूंगा तो इनिशियल पोजीशन ये होगी, उसके बाद लोड लगाने के बाद पोजीशन क्या होगी, ये हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा इसमें क्या होगा, इनकी लेंथ में चेंज होगा, इलोंगेट होगी,
ये P धीरे धीरे क्या होगी, ये और इलोंगेट होगी। इस हिसाब से मैं इसको ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन ये रियल में हो क्या रहा है, आपका एरिया यहाँ पे अलग था, यहाँ पे एरिया अलग हो रहा है, यहाँ पे एरिया अलग हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी लेटरल डायमेंशन घटती रहेगी। लेकिन मैं लास्ट से शुरू तक क्या कर रहा हूँ, आपका एरिया सेम ही कंसिडर कर रहा हूँ। मैं जो भी इंजीनियरिंग कैलकुलेशन करता हूँ उसमें शुरू में आपका P/A रहता है, ए रहता है, और लास्ट में भी ए ही रहता है। आप उसको जबकि आप नॉर्मल देख पा रहे हो कि यहाँ पे एरिया अलग है, यहाँ पे एरिया अलग है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को इलोंगेट करोगे तो उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बढ़ेगी तो लेटरल एक्सिस अपने आप डिक्रीज होगी। लेकिन हम एरिया वो कंसिडर नहीं करते। अब मान लो यहाँ से मैंने यहाँ पे 5 किलो न्यूटन लगाया, फिर 7 किलो न्यूटन तो मैं इस पर लगा रहा हूँ ना, फिर यहाँ पे 10 किलो न्यूटन तो इस पर लगा रहा हूँ, लेकिन हम एरिया को वही कंसिडर करते आ रहे हैं, वो सेम। तो ऐसा ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रेस। इसको जब हम कंसिडर एरिया को कंसिडर नहीं करते हैं तब हम बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो अभी पढ़ा था इसके बेसिस पे 2 होते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस में क्या हो जाएगा, सेम आपका इस लोड अपॉन फोर्स अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। RF लिख देता हूँ मैं, बार बार आदत बना लेते हैं कि रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एक्चुअल एरिया। इंजीनियरिंग में एक्चुअल एरिया नहीं होगा, एक्चुअल मतलब ओरिजिनल जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओरिजिनल एरिया है, शुरू से लास्ट तक कंसिडर कौन सा कर रहे हैं, वही कंसिडर कर रहे हैं। जो वहाँ पे एरिया था उसको लास्ट तक मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस हो जाएगा। और सेकंड, अगर आपका जैसे ही आपको एक्चुअल एरिया ले लेते हो, दूसरा अपने पास में एक्चुअल स्ट्रेस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RF अपॉन आपका एक्चुअल एरिया। समझ में आया? एक बार एक और एग्जांपल से समझो। हमारे पास में कोई स्टील रोड है, उसको यूटीएम में डाला ऊपर वाले जस्ट पार्ट में, और मैंने खींचा, तो आप शुरू में देखते हो कि उसका डायमीटर सेम है, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि डायमीटर धीरे धीरे पतला होने लग जाएगा, नेकिंग रीजन होने लग जाएगी। मतलब अगर आपका स्टील का कोई ऐसा ब्लॉक है, ऐसा शुरू में मान लो ऐसा कोई अपने पास में ब्लॉक है इस हिसाब से, अब इसको मैंने जॉइंटमेंट लगा के हटाया। इसमें हटाने के बाद क्या होगा कि आपका ये वाला पार्ट तो ऊपर होल्ड हो जाएगा, और धीरे धीरे ये क्या होगा कि आपका इस हिसाब से धीरे धीरे ऐसे नेकिंग फॉर्म रीजन हो जाएगा। फिर इधर आप टेंशन लगाओगे तैसे ही तो होगा, तब इससे ऐसे चेंज होगा, लेकिन एरिया हम वही कंसिडर करते हैं। इसकी वजह से क्या बोलते हैं, ये एक्चुअल स्ट्रेस तो ये होता है, लेकिन इंजीनियरिंग स्ट्रेस में यही एरिया लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे मान लो ए था, यहाँ पे तो ए नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रेस। समझ में आ गया? इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस हो जाएगा जब ये एरिया कंसिडर करूंगा, और जब ये एरिया कंसिडर करूंगा तो उसको एक्चुअल स्ट्रेस या ट्रू स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास में स्ट्रेस का टाइप। अब एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, प्रेशर में और स्ट्रेस में डिफरेंस देख लेते हैं कि होता क्या डिफरेंस बेसिक। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेस एंड प्रेशर। इधर मैं प्रेशर लिख लेता हूँ, 2-3 डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं, और इधर स्ट्रेस लिख लेता हूँ। डिनोट इसको फर्स्ट डिनोट किससे करते हैं, P से करते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से करते हैं। मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ, आप बना लेना अच्छे से नोट। सेकंड, ये एक्सटर्नल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? एक्सटर्नल क्वांटिटी। ये कैसी है? इंटरनल क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और ये कैसा है? टेंसर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी मेजर्ड it cannot be measured directly, it cannot, it can't, है ना, जवाब cannot be, पूरा लिख लो, it cannot be measured। और कोई इतना ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। उसको P से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। एक्सटर्नल क्वांटिटी, इंटरनल क्वांटिटी, स्केलर है। और हाँ, एक और, ये कैसी विजिबल क्वांटिटी है, मतलब जब आपका प्रेशर लग रहा होता है तब आपको दिखेगा कि विजिबल क्वांटिटी, ये इनविजिबल है, ये आपको पता नहीं चलता कि कब लग रहा है, कैसे लग रहा है, आपको वो विजिबल नहीं होती, इनविजिबल क्वांटिटी है। ठीक है, इतने डिफरेंस है, एक बार और आप जरूर देख लो। फर्स्ट आपका डिनोट P से, सिग्मा से, एक्सटर्नल क्वांटिटी, इंटरनल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, इट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, एंड इट इज़ विजिबल क्वांटिटी एंड इट इज़ इनविजिबल क्वांटिटी। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। ठीक है डियर, हम नेक्स्ट हम टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका स्ट्रेन, जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन 2 में चैप्टर रहता है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेन, स्ट्रेन कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता, उसके टाइप्स देखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।